देश में हलाला को लेकर तमाम तरह के बहस होते रहे हैं। सरकार ने कानूनी रूप से इसे बंद भी कर दिया, उसके बाद भी जगह जगह से यह मामला आता रहा। हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू किया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बाद देश में पहला मामला दर्ज हुआ है। हलाला के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ अनीशा बानो जी मौजूद है, जो खुद एक पीड़िता है जिनके साथ हलाला की कोशिश की गई और वे यहाँ से निकल के आई। अनीशा जी, पहला मामला दर्ज हुआ है उत्तराखंड में, हरिद्वार में, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मुझे खुशी है कि महिलाएं जागरूक हो रही। आज मेरी वजह से कम महिलाएं आवाज़ तो उठाने लगी अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उस कम से कम हलाला के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हुई है। आज मेरे केस में अभी तक हलाला जैसी चीज़ के लिए अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि प्रशासन अपनी जेब गर्म करने में बिजी है। प्रशासन जेब के कैसे करा? क्योंकि मैंने ह्यूमन सेल में यहाँ पे दिल्ली में केस डाला था, वहाँ पे मेरा ससुर एक बार भी नहीं आया। क्योंकि उसके मेरे हस्बैंड ने मेडिकल लगा दिया कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, वहाँ पे नहीं आया। अभी उसको वापस इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने बुलाया है। अब जो आयो है वो कह रहा है, मैंने उनसे पूछा कि आपने सर बुलाया कि नहीं बुलाया, तो उनका कहना ये है कि अभी बकरीद आ रही है सर, बकरीद के बाद आऊँगा और मेरे पापा की तबीयत भी ख़राब है। तो ये उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे हैं, ना कि वो पुलिस प्रशासन उनको ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, आप बकरीद बना के बकरा खा के आराम से आना। तो ये कौन सी तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है प्रशासन? इसीलिए आपने शिकायत नहीं करी कि भाई आप उन्हें इनविटेशन दे रहे हो, पार्टी करने के लिए बुला रहे हो या फिर पूछताछ के लिए बुला रहे हो? वो कह रहे हैं वो जैसे आएंगे, हम उनके ऊपर प्रेशर तो नहीं बना सकते। पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है, पुलिस चाहे तो मंदिर से चप्पल भी चोरी ना हो, लेकिन अगर पुलिस चाहेगी तो। आज मेरे को मजबूरन दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि राजस्थान में मेरी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं की गई थी। वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है। वहाँ पे बीजेपी की सरकार होने से क्या फ़ायदा, जब वहाँ पे कोई ढंग का काम ही नहीं कर रही। मैं तो कहती हूँ कि ये भजनलाल शर्मा जी जो है इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि आप उस कुर्सी के लायक ही नहीं है। क्योंकि जनता काम मांगती है, सिर्फ एसी में बैठने से काम नहीं चलेगा। लेकिन आप जिस तरीके से बगावत करके आई है, तो आपकी आपसी लड़ाई भी तो हो सकता है ना। हलाला का एक बहाना बना दिया कि चलो जी पहले से लड़ाई था, अब हलाला का एक मौका मिल गया, छोड़ो इनको। ऐसा कौन सा मौका था? मैं उस तरह से वो बहाना बनाने की तो वो चीज़ ही नहीं है ना। हलाला कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है जो मैं वो ऐसे इल्ज़ाम लगा दूंगी। लेकिन अगर हम बात करें, इस्लाम एक किताब से चलता है, कुरान पाक हो या हदीस हो जिसके बारे में कहा जाता है, तो कहते हैं जो उसे नहीं माना उन्हें तो दोजख मिलेगा, वो तो उन्हें तो जन्नत नहीं मिलेगा। तो मानना तो फर्ज है ना सभी। तो महिलाओं को वैसे जीते जी कौन सी जन्नत मिल रही है? महिलाओं को तो वैसे ही दुर्गति की गई है, उसको खेती बना दिया गया है, सरेआम उसको हलाला का शिकार बना दिया गया है कि हस्बैंड ने तलाक दे दिया, तुम हस्बैंड के लिए अब हलाल नहीं हो तो तुम्हारा हलाला करवाना पड़ेगा। तो ये कौन सी प्रथा है? एक तरह से मेरी नज़र में, आई थिंक सबकी नज़र में, एक तरह से रेप ही हो गया है ना ये। नहीं, लेकिन अगर आप बात करें, आप हलाला के ऊपर सवाल उठा रही है, तो कहा जाता है महिलाओं का, आपने कहा इज्जत नहीं है, वो कहते हैं कि महिलाओं को सबसे अव्वल दर्जा दी गई है। उनके मैं उनके जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं कि शायद पैर के नीचे की ज़मीन भी जन्नत माना जाता है। सब कहने की बातें हैं, ये सिर्फ उनकी दोगली बातें हैं। उसको खोल के देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा कि उसमें क्या लिखा है। जो उसमें ये चीज़ें लिखी होती है कि औरत तुम्हारी खेती है, तो ऐसी औरत से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके। इस्लाम में भी महिलाएं हुई है, रजिया सुल्तान हुई है, तमाम महिलाओं के नाम ली जाती है जो शासन भी किए था। अब कहाँ से महिला पिछड़ी रही है? वो मुगल काल था, वहाँ पे उनमें होती थी। ये जो मौलाना जो कट्टरपंथी लेके चल रहे हैं, मदरसों में जो सिखा रहे हैं, तो वो चीज़ें उनको बचपन से सिखाई जाती, तो वो कहाँ से औरतों की इज्जत करेंगे? उनको तो बचपन से यही माइंड सेट किया जाता है कि इस्लाम धर्म जो है ना वो सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित है, बाकी औरतों की उसमें कोई इज्जत नहीं है। नहीं, तो जैसे कि हमारे भारतीय संस्कृति में माना जाता है, जैसे ससुर है पिता के बराबर हो गए, पिता है भाई है, इनके एक डिग्निटी बनी होती है, एक रिस्पेक्ट बना होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है। दूर की भी बहन अगर हमारी होती तो अपनी बहन जैसी होती है। कुछ नहीं है क्या? नहीं, में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी जो बचपन से माइंड सेट इसी चीज़ में किया जाता है। ना उनका कोई भाई है, ना कोई उनकी बहन है, ना कोई ससुर है, ना कोई और है। उसमें सिर्फ बीवियां मिलती हैं उनको, सिर्फ बीवियां मिलती है। कोई बहन नहीं है, कोई बुआ नहीं है, कोई मामी नहीं है, कोई चाची नहीं है। चाचा मर जाए तो चाची से शादी कर सकते हो, मामा मर जाए तो मामी से शादी कर सकते हो। चाची भी तो माँ ही हुई ना भारतीय संस्कृति में हिसाब से नहीं होती, भारतीय संस्कृति के हिसाब से नहीं है। अच्छा, के हिसाब से क्या है?
के हिसाब से बीवियां हैं वो सारी तुम्हारी, हर औरत एक जैसी है। सब औरत एक जैसी है उसमें। वहाँ पे सिर्फ तुम्हारी कोई माँ नहीं, कोई बहन नहीं, कोई चाची नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आप तो अपने ससुर से पर्दा करती होंगी ना पहले? बिल्कुल करती थी पर्दा में, राजस्थान की बेटी हूँ, ऑब्वियसली वहाँ पे इतना इतना पर्दा चलता है, घूंघट निकाल के रहती थी मैं। तो जिस व्यक्ति से आप पर्दा करती हैं ही, उनके साथ पत्नी जैसे पति जैसे बिहेव करना तो मुश्किल हो जाता होगा ना? बहुत शर्मनाक चीज़ है, एक तरह से बहुत ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है कि जिसको एक बाप का दर्जा दिया जाए, उसको तुम अपना हलाला के नाम पे तुम उसकी बीवी बन जाओ, अपने हस्बैंड की माँ बन जाओ, अपने बच्चों की दादी बन जाओ। ये क्या चीज़ है? मजाक बना रखा है क्या? आपसे कितने बड़े होंगे आपके ससुर? कितनी उम्र रही होंगी? 65 से 70 के बीच है। मतलब लगभग 30 साल बड़े होंगे, 30-35 साल बड़े। हाँ, ज़्यादा है ना, ज़्यादा ही हो गए एक तरह से। मतलब जो व्यक्ति आपसे डबल उम्र से भी ज़्यादा के हैं, जो पिता के बराबर है, जिनके सामने आप पर्दा में जाती है, जो सही से देखते नहीं है, उनके साथ पत्नी जैसे पेश आना है। जी बिल्कुल। और तब तक कि हम बिल्कुल एक तरह से पत्नी की तरह उनसे मतलब हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन बनाने पड़ेंगे उनके साथ में। और जब तक के हिसाब से जब तक वो तुम्हारा पूरी तरह से मज़ा ना चख ले, तब तक वो डाइवोर्स भी नहीं, तलाक भी नहीं दे सकता। जब तक उसकी मर्जी होगी ना, तभी वो तलाक देगा, ऐसे तलाक भी नहीं दे सकता। और औरत, महिला का तो इतना भी हक नहीं है कि वो तलाक ले सके, सिर्फ वो खुला ले सकती है, मतलब उनके आगे गिड़गिड़ा सकती है, उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है कि तुम मुझे तलाक दे दो। लेकिन अगर कोई पति है, अगर उन पत्नी को गुस्से में तलाक बोल दिया है, तलाक दे दिया, तलाक 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 कह दिया है, तो वो अगर किसी और के पास जाएगी तो पति को तो बुरा लगेगा ना भाई। किस हिसाब से कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये कहते हैं ये हमारे इस्लाम का हिस्सा है, हम इसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते, क्योंकि कुरान में ये चीज़ें लिखी है। अच्छा। तो इनके अगेंस्ट जाना हमारा इस्लाम से खारिज होना है, इस्लाम के विरुद्ध नहीं जा सकते हम। तो वो तो कहते हैं कुरान में इंस्टेंट तलाक बैन है, ट्रिपल तलाक भी वो नहीं मानते, बहुत इस्लामिक कंट्री में भी बैन है ना? नहीं, कहाँ पे बैन है? हर जगह आए दिन कितने केसेस आते हैं तलाक के, हलाला के। पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी आए दिन तलाक के केसेस आते रहते हैं, हलाला सेंटर तक बने हुए हैं। और वहाँ पे बाकायदा ये लिखा गया है कि बाकायदा अपनी बीवी को हलाला के बाद वापस भी लेके जाइए। मतलब ये सेंटर खुला हुआ है? बिल्कुल सेंटर खुले हुए हैं। तो ये तो गैर इस्लामिक हो गया, क्योंकि अब मानिए, जहाँ तक मैं, आप जैसे कुछ लोगों ने हमें बताया कि कहा जाता है कि आप तलाक दे दिए गुस्सा में, तो उनकी दोबारा शादी नहीं कर सकते, वो कहीं और शादी कर ली, उसके बाद अगर वो शादी छूट जाती है, वो तलाक दे, तब आप कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे फिक्शन तरीके से लिए एक दिन के लिए किया जाए तो वो भी तो गैर इस्लामिक हुआ ना? तो वो एक दिन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसमें। एक दिन का नहीं है, जब तक वो अच्छी तरीके से हलाला नहीं कर लेता। और सिर्फ आदमी नहीं, एक औरत भी अगर उसका वो जिस तरह से अपने हस्बैंड के साथ वो कंफर्ट थी, उस तरह से उसके साथ कंफर्ट नहीं हो जाती, तब तक वो हलाला भी नहीं माना जाए। तो तलाक फिर क्यों देगा ऐसे में? नहीं देते हैं, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वो तलाक नहीं दिया जाता। वो औरत है जो लटकती रह जाती है, ज़बरदस्ती उसके साथ रहना पड़ता है, दूसरे आदमी के साथ में। तो जब आपके साथ में आपका तलाक कैसे हो गया था? मैंने अपने चाचा ससुर के साथ में कंफर्ट होने से मना कर दिया था, इस वजह से मेरे को तलाक दिया गया। चाचा ससुर ने आपको अप्रोच करा था? जी। तो आपने अपने हस्बैंड से शिकायत नहीं करा? मैं उस घर में किससे शिकायत करूं? उस घर का धंधा ही यही है, वो सिर्फ नाम है उसमें कि राव फैमिली, पटवारी जी कालू मोहम्मद, एक रिस्पेक्टेड आदमी जिसको माना जाता है। लोगों के माइंड सेट ये हो रखा है जो पटवारी जी है, ऐसा इंसान मतलब कहीं है ही नहीं नागौर डिस्ट्रिक्ट में। उसके घर में क्या चाची है, क्या बहू है, क्या भाभी है, उसमें कोई रिश्ता नहीं है। बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं आप। गंभीर आरोप क्या लगा रही हूँ? बाकायदा मैंने अपने 13 साल की ज़िंदगी में देखा है वो सब वहाँ पे। मेरा खुद का हस्बैंड अपनी चाची के साथ एक कमरे में एक बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ रहता था। बाकायदा मैंने खुद अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी है। आपने शिकायत नहीं करा? कितनी बार शिकायत करूं? मैं अगर चुप रही ना तो सिर्फ अपने बच्चों की वजह से चुप रही थी, लेकिन आज मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए, तो आज किसके लिए चुप रहूंगी? तो उसी चाची के हस्बैंड से आपको कंफर्ट होने के लिए कहा जी। गया? मतलब ये बहुत ही आपत्तिजनक है कि अगर उनके पत्नी के साथ हुए कंफर्टेबल है आपका हस्बैंड, तो आप उनके चाचा के साथ आपको कंफर्टेबल होना पड़ा। जी। ये आजकल मॉडर्न भाषा में वाइफ स्वैपिंग जैसा कुछ कहते हैं, उस टाइप का हाँ बिल्कुल, उसके घर में यही चलता आ रहा है, आए दिन यही ऐसे ही मैटर होते हैं, क्योंकि उनके जो चाचा वगैरह है वो अहमदाबाद रहते हैं, तो अहमदाबाद में तो ये सब चीज़ें उनके लिए नॉर्मल है।
ये तो कुछ हुआ नहीं ढंग की चीज ना, सामाजिक संरचना तो खराब है इसमें। इस्लाम में कोई सामाजिक संरचना है ही नहीं, तुम्हारा मन करे उसके साथ में कंफर्ट हो उसमें। ये तक लिखा गया है, एक मौलाना है पाकिस्तान के जो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा दिल अगर तुम्हारी बेटी पे आ जाए तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हराम हो जाती है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए जायज़ हो जाती है। सगी बेटी की बात सगी बेटी। नहीं, ये तो महिलाओं की स्थिति पे बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जहाँ तक हम बात करें मौलानाओं की, मौलवियों की, आलिम की, तो वे तो कहते हैं इस्लाम बहुत ही अमन पसंद मजहब है, यहाँ पे महिलाओं को सम्मान दी जाती है और अमन चैन से लोग रहते हैं। महिला तो पर्दे में रखा जाता है ताकि किसी की बुरी नज़र न पड़े। घर में ही बुरी नज़र पड़ रही है तो बाहर वालों की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। घर वाले कपड़े उतार रहे हैं, घर के मर्द ही कपड़े उतार रहे हैं, तो बाहर वालों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और अमन शांति की जो बात कर रहे हैं, कहाँ पे अमन शांति? आए दिन अल्लाह अकबर के नारे लगा के वो फट जाते हैं, ये अमन शांति का नारा है। आए दिन वो कहते हैं कि काफिरों को निकाल के मारो, ये अमन शांति के नारे हैं। ये सब दोगले हैं मौलाना मुफ्ती जितने ये दाढ़ी बढ़ा के बैठे हैं इन्फ्लुएंसर बन के। कितने हक की बात करते हैं ये बेटियों के लिए, कितनी महिलाओं के लिए हक की बात करते हैं। सिर्फ जन्नत और हुरे मिल दिखती है इनको और बाकी कुछ नहीं दिखता है। मतलब यहाँ भी 4 बीवी, वहाँ भी हुर है। हाँ, बेहतर हुर है। बेहतर होना चाहिए। तो महिलाओं के लिए क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? महिलाओं का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उनको ये बताया गया है कि तुम वहाँ पे जन्नत में उन बेहतर हूरों की तुम सरदार बनोगी। सरदार का क्या रोल होता है? भाई बेहतर हूरों की सरदार मतलब उनसे भी ऊपर हो गई तुम। उच्च दर्जा तो दिया। हाँ, उस वही दर्जा से वो माइंड सेट किया। मरने के बाद किसने बताया कि वहाँ पे बेहतर आदमी सेम रहेगा? आदमी सेम रहेंगे। लेकिन अनिशा जी, अब इस पे सरकार के रुख के बाद जिस तरह से यूसीसी पास हुआ उत्तराखंड में, पहला एफआईआर हो गया, लगता है अब चीज़ें बदलेंगी? मैं तो चाहती हूँ कि बदले, हर जगह ये चीज़ लागू कर देनी चाहिए। और ये शरिया कानून है, इसको इंडिया से लात मार के निकाल देना चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है इंडिया में। संविधान से चल रहा है, संविधान से ही चलने दो। लेकिन यहाँ कहा जाता है सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब मिल के रहते हैं, अपने हिसाब से सब अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करते हैं। तो इस्लाम में अपने हिसाब से करते हैं। अगर इस्लाम इतना ही गंदा होता तो अभी दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन बनता। आप बताएं। बात वो सेक्युलर की नहीं आती। अगर जहाँ पे बेटियों की इज्जत की बात आ गई, तब भी वहाँ पे क्या संविधान ही सेक्युलर बन के ही चलोगे आप? आए दिन रेप हो रहे हैं, कल किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? गजवाए हिंद बनने का? फिर यहाँ पे खुले, अगर पूरे इंडिया में अगर शरिया जिस दिन लागू हो गया ना, तो इंडिया में तो वो दिन दूर नहीं है जहाँ खुलेआम रेप भी होंगे और आए दिन यहाँ पे हिंदू लोग काटे भी जाएंगे। तो अब दुनिया में दूसरे नंबर के रिलीजन है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, और आप कह रही खराब है। अगर खराब होता तो इतने लोग जाते? तलवार के दम पे सलवार पहनी हुई है इन्होंने, कन्वर्टेड किया हुआ है सब कुछ। जो भी फैलाया गया है सिर्फ तलवार के दम पे फैलाया गया है, बाकी और में जितनी दुर्गति और सबसे बड़ी बात काम है, वो सारी जितने भी धर्म हैं उनसे कॉपी करके लिया गया है, सब में से चोरी करके लिया गया है। और अगर इनसे कोई सवाल करने जाओगे तुम तो इनके पास जवाब नहीं है। अगर हम किसी भी चीज़ का इनसे सवाल पूछते हैं तो ये चीज़ों को घुमा देते हैं। इनके पास प्रॉपर एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं होगा देने को कि हाँ इस्लाम इस चीज़ से आया है, इस चीज़ है। इस्लाम को हर धर्म से कॉपी किया गया है। लेकिन अभी आप अपने घर में नहीं रह रही हैं, वहाँ से निकल गई, कानूनी प्रक्रिया आपका चल रहा होगा, आप तो आउटफिट में अभी भी है? हाँ बिल्कुल, मैं आज भी अपने, हाँ मैं मुस्लिम मानती हूँ अपने आप को आज भी, पर मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को शर्म आए, वो देखे जो ये कहते हैं कि हम इस्लाम की शहजादियाँ मानते हैं उनको। आज आप उन महिलाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, इस्लाम में बहुत लोग लिबरल बनते हैं, आपके सपोर्ट में कितने लोग आए हैं? कोई भी नहीं है, बहुत ही कम चांसेस में होंगे जो सिर्फ फेसबुक और इंस्टा पे ये बोलते हैं कि बहन हम आपके साथ में हैं। खुल के तो वो भी नहीं आ सकते क्योंकि उनको भी डर रहता है कि भाई इस्लाम है, उनका भी गला काटने की वो धमकी दी जाती है, तो डर के मारे सब चुप ही रहते हैं, ज़्यादातर कोई सामने उठ के नहीं आता। मतलब कहते हैं 20 करोड़ के आसपास इंडिया मुसलमान है और आपके पास 20 लोग भी आए? नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आके ये बोले कि हाँ बहन हम आपके सपोर्ट में, आप बताइए क्या हुआ है क्या नहीं, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। ऐसा कोई बंदा अभी तक नहीं आया है। देखिए अभी हमारे देश में कई मामले आते हैं कि दहेज की वजह से कहते हैं लड़कियों को मार दिया गया है, तो उसमें हजारों नहीं लाखों लोग सपोर्ट में आ जाते हैं कि गलत किया है, जो ऐसे किया है उसके साथ सजा होनी चाहिए उसको।
कानूनन रूप से सजा दो, फांसी दो, लोग मांग करते हैं ना, रोड पे उतरते हैं, कानून प्रक्रिया में जाते हैं। तो आपके साथ गलत होता, इसमें कोई ऐसा नहीं होता चेंजेस करने वाले लोग जो रिवोल्यूशन की मांग करे आपके साथ खड़ा हो कि नहीं महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? कोई नहीं है, मर्द में तो एक भी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि मर्द जो इस्लाम है सिर्फ मर्दों के लिए है, मर्दों के हक में है, क्योंकि तो उनको तो मज़े मिल रहे हैं, तो मर्द तो आवाज़ उठाएगा ही क्यों? औरत के ऊपर बीतती है ना, तलाक औरत को दिया जाता है, हलाला उसके साथ किया जाता है, घर से बाहर उसको निकाल दिया जाता है, उसके बच्चे छीन लिए जाते हैं, उसको घर से बेघर मतलब दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया जाता है। तो औरत तो ऑब्वियसली है कि आवाज़ तो उठाएगी ना। तो अनिशा जी, अभी आप अकेली रह रही है, वो घर से निकल गई है, तो आपके बच्चे और आपके हस्बैंड वही है अभी भी राजस्थान में, डेगाना। अच्छा जी, आप हस्बैंड क्या कर रहे हैं अभी? चाची के साथ? चाची के साथ नहीं है अभी, वो मतलब खरीद के ले आया है एक और। खरीद के मतलब, खरीदने का मतलब क्या है? मतलब एक तरह से उसके हिसाब से तो वो हो गया कि वो शादी करके लेके आया है, बट मेरी नज़र में है कि वो खरीद के लेके आया है। कहाँ से? भीलवाड़ा से। मतलब ये खरीदने का कॉन्सेप्ट क्या था? हमारा ही मतलब हमारे ही रिश्तेदार है जिसको वो खरीद के लेके आया है, और जिस लेडी को वो लेके आया है ना, वो मेरे हस्बैंड से 10 साल बड़ी है। 23 साल का तो बेटा है उसके पास। बेटा भी आया साथ? नहीं, बेटा उसके साथ नहीं है, बेटा तो कब का छोड़ के चला गया। अगर वो माँ सही होती तो बेटा तो रहता ना उसके पास, वो बेटा कब का छोड़ के चला गया। 20 साल वो अपने ससुराल में रही, 7 साल से वो अपने मायके में बैठी तलाकशुदा, और अभी वो मेरा मतलब हस्बैंड उसको लेके आया है, पर वो अपने लिए नहीं लेके आया, अपने बाप के लिए लेके आया है, ताकि वो उसके बाप को खुश कर सके। बेटा भी खुश, बाप भी खुश। तो आपकी सास नहीं है क्या? सास है, सास क्या करेगी बुढ़ापे में? कुछ अजीब नहीं लग रहा? नहीं तो बुढ़ापे में सास क्या करेगी? वो अपने बाप के लिए लेके आया है, अपने चाचा के लिए लेके आया है। एक मुझे तो शर्म उसके माँ बाप पे आती है कि उसने चंद रुपयों के लिए अपनी बेटी बेच दी, और ऐसे थूए ऐसे माँ बाप पर। मैं तो आज खुल के बोलूँगी कि जो भीलवाड़ा के जो बैठे हैं ना, जो जिन्होंने अपनी बेटी उनको दी है, जो बेची है, सॉरी दी नहीं है, बेची है आपने, ऐसे माँ बाप पे थूए डूब जाना चाहिए आपको कि ऐसे इंसान के हाथ में आपने अपनी बेटी सौंप दी है सिर्फ चंद रुपयों के लिए। तो उन्हें भी तो पता है कि जो घटना आपके साथ हुई उनके साथ भी हो सकता है ना? पैसों के आगे सब बिक जाते हैं, सब बिक जाते हैं। वो खुद औरत ऐसी होगी तभी ऐसे की आई है ना। आपको अभी इंसाफ मिल रहा है? आप कोर्ट में गई या पुलिस में गई, आपका प्रक्रिया कैसा चल रहा है? नहीं, मेरे को अभी तक तो कोई इंसाफ नहीं मिला है। अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन का ऐसा कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ है जो मुझे ये कह सके कि हम तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलवाएंगे, आप हमारे साथ चलो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कानून इतना कमज़ोर हो गया है, सिर्फ चंद रुपयों के ऊपर बिक जाता है। वो जो शपथ लेते हैं पुलिस ज्वाइन करने के बाद में, जो ज्वाइन के हम ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे, वो क्या ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जेब गरम कर रहे हैं। ये बोलिए कि हम ये जो कहते हैं कि हम पब्लिक सर्वेंट है, तो ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ये सिर्फ वो लोग हैं, ये पुलिस प्रशासन जो है ना, ये चंद रुपयों में बिकने वाली है। अगर मैं आज आपको थप्पड़ मार दूं, आप पुलिस में जाके कंप्लेंट करिए, 10,000 रुपये मैं पुलिस वाले को दूंगी, वो दोबारा आपके खींच के मुंह पे ऊपर तमाशा मारेगा। गंभीर आरोप लगा रही है निशा जी आप? बिल्कुल लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ बीती है। आज पुलिस प्रशासन उसको बोल रहा है कि तू आराम से बकरा वकरा खा के आ, उसके बाद में आना तुम। और मैं यहाँ पे इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हूँ। क्यों? आज मैं अब इतने टाइम हो गया, मैं अपने बच्चों से नहीं मिल पाई हूँ। मैं तो कहती हूँ ऐसे प्रशासन पे थू है कि जो अपनी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर सकता। कितने समय हो गया आपके बच्चे से? 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है मुझे। आज मेरी बेटी की आप चेहरा देखोगे ना, उसका ऐसी हो गई है, वो किसी से बात नहीं करती है। कल को अगर मैंने हथियार उठाया तो यही प्रशासन को मैं आज कह रही हूँ, अपना आंखें भी बंद रखना, अपने कान भी बंद रखना और अपना मुंह भी बंद रखना। फिर मत बोलना कि अनीशा हम आपके साथ थे, आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप अपनी जेब गर्म करने में ध्यान दीजिएगा।